हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश अरोरा और फिर से लेकर आया हूं खबरों का अगला अंक। और इसमें हम फिर से वही बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट खबरें और आपके इंटरेस्ट की खबरें। अगर आपके इंटरेस्ट की खबरें देखें तो कुछ दोनों में काफ़ी शोर शराबा रहा इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और कनाडा के आपसी रिलेशंस को लेकर, और दूसरी तरफ रमेश बिधूरी की पार्लियामेंट में जो कमेंट्स दिए गए उनकी स्पीच के दौरान, और तीसरा एशियन गेम्स में क्या क्या होने जा रहा है, इन सब को लेकर खबरें छाई रहीं। लेकिन कुछ खबरें जो ऐसी थीं जो कि प्रिंट मीडिया में काफ़ी विस्तार से दी गई और हमें टीवी चैनलों पर कहीं देखने को नहीं मिली, उन खबरों को हम यहाँ पर एज ए इम्पॉर्टेंट खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस पूरे करीब 25 से 30 मिनट तक, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। पहले बात करेंगे आपसे नॉमिनीज को लेकर। जो सेबी ने बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करवाया कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनीज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने नॉमिनीज को नॉमिनेट नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें, अदरवाइज आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट जो कि डीमैट अकाउंट है या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, और उसके बाद आपको अपने पैसे निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। इसको फिर से सुन लीजिए, 30 सितंबर तक आप अपने नॉमिनी को अपने म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में ऐड कर दीजिए, अदरवाइज आपके डीमैट अकाउंट का फ्रीज होने का खतरा है, और आपका फोलियो भी जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसमें फ्रीज हो सकता है। दैनिक भास्कर ने अपनी बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर में नैनीताल की बात करी है। नैनीताल भी जोशी मठ की तरह आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उसमें करीब 250 घरों को खाली करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर एक आलमा नाम की पहाड़ी है जहाँ पर करीब 4 घर ऑलरेडी धंस गए हैं, और उम्मीद की जा रही है अगर ऐसा ही रहा तो 250 घरों के और धंसने की आशंका है। डॉक्टर सीसी पंत ने अपने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि नैनीताल की जो पहाड़ियाँ हैं वो कुछ अलग तरह की लोकेशन पर हैं। यहाँ पर फॉल्ट लाइन शहर के बीचों बीच से निकलती है, और कुछ और फॉल्ट लाइन्स हैं जो शहर के आसपास हैं, जिसके और यहाँ के पहाड़ काफ़ी भुरभुरी मिट्टी के बने हुए हैं, जिससे इनके धंसने की आशंका काफ़ी है। और काफ़ी टाइम से, पिछले करीब 2 दशक से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसकी वजह से नैनीताल में काफ़ी भीषण आपदा आने की संभावना हो सकती है अगर इसको समय रहते नहीं टैकल किया गया। और सरकार ने ये भी कहा है कि अगर इन घरों को नहीं खाली किया गया तो सरकार द्वारा इन घरों पर ताले लगा दिए जाएंगे। ऐसा एक भीषण आपदा को रोकने के लिए जो स्टेप्स हैं वो उठाने का एक पार्ट ही है। अतः इस पर ध्यान रखिए, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि नैनीताल में या इसके सराउंडिंग्स में कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से बैन भी किया जा सकता है। चाइना बॉर्डर पर बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी फंड्स मुहैया करवाए हैं, और नई टेक्नोलॉजी से सड़कों का बनाना और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से इसकी रिक्वायरमेंट मिलिट्री के आने जाने के लिए भी होती है, उसके लिए की गई है। ऐसा ये सूचना मिस्टर राजीव चौधरी ने, जो कि BRO के DG हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने ये सूचना दी है। गवर्नमेंट का सेमीकंडक्टर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, और प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी तेज़ी से इस तरह की सुविधाओं को देने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर लैब मोहाली को मॉडर्नाइज करने का काम गवर्नमेंट ने शुरू किया, और इसके लिए करीब $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान है। सो $4 बिलियन की गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो फंडिंग के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, उसमें से $1 बिलियन सिर्फ सेमीकंडक्टर लैब मोहाली को लेकर की गई है, और इसके जो सारे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके नोड्स वगैरह को काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज किया जाएगा। और क्योंकि इसरो की जो अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं स्पेस मिशन को लेकर, उन सब में सप्लाई इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी, और आने वाले समय में यहाँ की
करी हुई R&D जो है दूसरे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में कंपनीज की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने के लिए सार्थक सिद्ध होगी। स्पेस में कॉमर्शियलाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी घोषणा का प्रस्ताव है और इसके तहत करीब 74% तक का ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शायद कॉल किया जाएगा। इस प्रपोजल पर गवर्नमेंट काफ़ी सीरियसली विचार कर रही है और अगर इसको गवर्नमेंट के रूट से लाया गया तो 100% FDI का प्रावधान हो सकता है। स्टारलिंक और अमेजन इस टाइप के गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के ऊपर क्लैरिटी का इंतज़ार कर रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट का ये मत है कि स्पेस लॉन्चिंग के लिए करीब 49% के FDI को डायरेक्ट रूट से अलाउ किया जा सकता है। बस इंतज़ार है इस टाइप के अनाउंसमेंट और फाइनल क्लैरिटी का गवर्नमेंट की तरफ से। 2018 में ऐसा देखा गया कि उस समय RBI के गवर्नर उर्जित पटेल और भारत सरकार के बीच इकोनॉमी को लेकर कई बातों के ऊपर आपस में तालमेल सही नहीं बैठ रहा था और उर्जित पटेल कई चीज़ों में सरकार के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उससे तंग आकर PM मोदी ने उनको स्नेक सिटिंग ऑन होर्ड्स ऑफ मनी ऐसा कहा और एक डिसीजन लिया जिसके तहत उर्जित पटेल को उस टाइम पर RBI की गवर्नरशिप से जाना पड़ा। ऐसा एक खुलासा एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब वी ऑल्सो मेक पॉलिसी में इस बात को जिक्र किया है कि उर्जित पटेल की सजेशंस और पॉलिसीज़ जो कि सरकार के साथ मेल नहीं खाते थे और उससे ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है लिबरल इकोनॉमी और जो स्कीम्स चलाने की जो व्यवस्था है वो उनके रहते शायद नहीं कर पाएगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में उनकी चीज़ें आड़े आ रही थी। हालांकि उस टाइम पर जेटली ने उर्जित पटेल के इस सारे प्रेजेंटेशन को सुना जो कि सरकार की फेवर में नहीं था और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उर्जित पटेल का कम्युनिकेशन पूरी तरह से सरकार के साथ नहीं हो रहा था और अंत में सरकार को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा कि इकोनॉमी को अपने प्रभावी रूप से इफेक्ट में लाने के लिए उर्जित पटेल की जगह शशिकांत दास को अपॉइंट करना पड़ा। ये एक खुलासा इस किताब में दिया गया और कई अखबारों में इस चीज़ की काफ़ी चर्चा रही। नेवी इस बात पर काफ़ी गौर कर रही है कि एक INS विक्रांत टाइप का कैरियर परचेज़ किया जाए और इस परचेज़ की लागत करीब 40,000 करोड़ होगी। ऐसा माना जाता है कि INS विक्रांत से मैचिंग और इससे ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस टाइप के कैरियर में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड इस पर चर्चा कर रहा है और इसके अप्रूवल के बाद इसकी परचेज का प्रावधान डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगा जिसके कि चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और एक बार अगर DAC ने इसको अप्रूव कर दिया तब इस INS का जो नए INS का प्लान है वो इफेक्टिव तौर पर लागू हो जाएगा और उसको प्रोक्योर करने में ऐसा लगता है करीब 7 से 8 साल लग जाएंगे और तब तक INS विक्रमादित्य के भी रिटायर होने की बारी आ जाएगी। INS विक्रांत को 2022 में कमीशन किया गया था। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने नई एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को लेकर डिस्कशन करने का प्रपोजल दिया है और कहा है कि इस डिस्कशन में अलग अलग स्टेक होल्डर्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनकी ओपिनियंस पर गौर फरमाना चाहिए। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की जो प्रावधान है इसके अनुसार कोई भी आदमी डिग्री सर्टिफिकेट लेकर डिग्री को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी समय पर कंप्लीट कर सकता है और किसी भी समय पर एंटर हो सकता है। हालांकि केरला गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान दिया है कि जिसमें मल्टीपल एंट्री तो पॉसिबल है लेकिन मल्टीपल एग्जिट पर रोक लगाती है अपनी एजुकेशन पॉलिसी में। अब देखना है आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इस MEME के प्रावधान को किस तरह से इम्प्लीमेंट
किया जाएगा आफ्टर द कंसल्टेशन फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अफगानिस्तान की 2 टीम्स इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिली। एक टीम जो तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान से आई और जो पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड थी, जिसमें 130 के आसपास करीब खिलाड़ी थे और सारे मेल्स थे, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार महिलाओं को स्पोर्ट्स में आना वर्जित है। लेकिन दूसरी सरकार जो एग्जाइल्ड के फॉर्म में ऑलरेडी दूसरे देशों से गवर्न हो रही है और अफगानिस्तान की ही सरकार के रूप में उसको कई देशों से मान्यता है, उसने अपनी टीम भेजी है जिसमें 17 महिला खिलाड़ी हैं जो कि 3 या 4 अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब देखते हैं किस टीम को क्या मिलता है। मूडीज़ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पर हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ की फाइनेंशियल और दूसरी चीज़ों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और ये काफ़ी मान्यता प्राप्त रिपोर्ट्स में से एक मानी जाती है। मूडी ने आधार कार्ड को लेकर एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि आधार कार्ड एक बहुत ही सफल अभियान रहा है डिजिटल टोकन के नाम पर, और दूसरी रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लाइन डिजिटल टोकन सिस्टम को भी एक इनोवेटिव सिस्टम बनाते हुए उसकी सराहना की है। पर आधार कार्ड पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर रहे हैं कि इनकी बायोमेट्रिक में ह्यूमिड कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे मनरेगा की पेमेंट्स को लेकर दिक्कत होती है। इसलिए टेक्निकल एस्पेक्ट में कुछ और संभावना इस तरह की है कि इसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। हालांकि मूडीज़ का मानना है कि जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉज देखे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड ऑफ डिजिटल आईडी का माना जाता है वो एस्टोनिया में ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और जिसमें ज़्यादातर जो यूज़र डेटा की ऑप्शन है वो एक वॉलेट के फॉर्म में होती है, जिसको SSI यानी कि सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी सिस्टम के नाम से माना जाता है, और इसमें एक हायर प्राइवेसी लेवल मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेसिस पर है। आजकल इस टाइप का पर्सनल डेटा काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में और सोशल मीडिया में और ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से यूज़ किया जा रहा है, जहाँ से इसके चांसेस हो जाते हैं कि ये किसी तरह से लीक हो सकता है या इसको बेचा जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अकॉर्डिंग टू मूडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ ए बेटर टेक्नोलॉजी। हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भी अपने रिस्क हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम है। वुशु गेम के 3 फाइटर्स जिनको चाइना ने स्टेपल्ड वीज़ा दिया उसको भारत सरकार ने चाइना में एशियन गेम्स में जाने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत सरकार स्टेपल्ड वीज़ा को परमिशन नहीं देती, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और इसको देखते हुए चाइना के द्वारा इसको अपने पार्ट में दिखाना और उस तरह की एक्टिविटी करना भारत सरकार इसके काफ़ी अगेंस्ट है। इसलिए इन 3 खिलाड़ियों को वहाँ पर जाने से रोक लगा दी गई है। भारत में 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑलरेडी रनिंग हैं और देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कल किया जो कि 8 प्रदेशों को आपस में जोड़ती हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में 2 वेस्ट बंगाल को जोड़ने के लिए और वंदे भारत एक्सप्रेस जल्दी ही आने वाली हैं। इस तरह से बढ़ती हुई वंदे भारत ट्रेन की संख्या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और से और मजबूत करने में सहायक हो रही है। संडे शाम को परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बीच में ये विवाह संपन्न हुआ। नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, और इसमें काफ़ी प्रीमियम गेस्ट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य थे केजरीवाल और उनके सहयोगीगण, और सेलिब्रिटीज़ में भी काफ़ी लोग रहे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिसिंग पार्ट देखा गया वो प्रियंका चोपड़ा का ना होना। हालांकि प्रियंका चोपड़ा और मधु चोपड़ा ने अपने ट्वीट्स में वेल विशेस दी हैं परिणीति और राघव को, पर उनका ना होना
परिवार के कुछ ना कुछ चीज़ों की तरफ संकेत करता है। हम सब लोग समझते हैं इस तरह से विवाह में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि अगर हमारे साथ कॉमन है तो किसी के साथ भी कॉमन हो सकते हैं। आगरा में पुलिस के ऊपर राधा स्वामी के सत्संगियों ने आक्रमण कर दिया और उनके ऊपर पत्थर बरसाए। ऐसा करने का कारण ये था कि ये एक अवैध कब्जा की हुई ज़मीन थी जिसको कि पुलिस खाली करवाना चाहती थी, और सत्संगियों के हमले में करीब 20 पुलिसकर्मी, जिसमें एक काफ़ी सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी थे, को काफ़ी चोटें लगीं और उनको पुलिस को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। पुलिस ने पूरे एरिया को फोर्टिफाइड कर लिया और ये निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर वो कागज़ दिखाएं, पेपर्स दिखाएं प्रॉपर्टी के, अदरवाइज़ इसके ऊपर बुलडोज़र से कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा लगता है कि इस तरह की कार्रवाई जल्दी ही देखने को मिलेगी। रमेश बिदूरी के कमेंट जो उन्होंने स्पीच में दानिश अली के लिए बोला वो काफ़ी आपत्तिजनक कमेंट्स माने गए हैं और हर वर्ग के नेता ने इसके ऊपर अपना दुख जताया। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी उसी समय पर इन टाइप के जो वक्ता से या जो भी शब्द यूज़ किए गए उससे चिंता जाहिर की, और स्पीकर मिस्टर बिरला ने एक कार्रवाई करने की मांग की और शोकाज नोटिस भी रमेश बिदूरी को इशू किया, जिसके तहत उनको 10 दिन में इसका जवाब देने की आवश्यकता है। इसी हीट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ वर्ड्स में ये और भी बहुत सारे पुराने जो वक्तव्य दिए गए थे जो कि पार्लियामेंट स्टेटस के हिसाब से अच्छे नहीं थे, उनको भी अलग अलग लोगों ने समय समय पर उजागर करके उनके रेफरेंसेस दिए। हालांकि रमेश बिदूरी का कमेंट किसी ने भी जस्टिफाई नहीं किया, जो कि जस्टिफाई करने लायक भी नहीं था, लेकिन और अलग तरह के कमेंट्स को भी सहारा लेकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। आने वाले समय में अब देखते हैं कि स्पीकर इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि दानिश अली ने ये भी कहा है कि अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो जो है पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे देंगे। हालांकि उधर ओवैसी ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दे दी कि अगर यही रहा तो कल को यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर अगर स्टेटमेंट दिया तो ये मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, और उनके स्टेटमेंट को भी सबने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। और इस तरह के वर्ड्स के आदान प्रदान पिछले 2 दिनों में काफ़ी एक दूसरे के ऊपर देखे गए, फिर भी रमेश बिदूरी का कमेंट जस्टिफाइड नहीं है। आज देश की कई अखबारों में एक ऐसा फोटोग्राफ देखा गया जिसमें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात कनाडा की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह से करवाई जा रही है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के द्वारा। तो उस फोटोग्राफ में बड़ा क्लियरली दे सकते हैं ट्रूडो, जगमीत सिंह, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनके ट्रूडो के बाकी सहयोगी लोग उसमें खड़े हैं। ट्रूडो की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की इस पार्टी के द्वारा, और इस पार्टी के लीडर जो कि खालिस्तान मूवमेंट को काफ़ी बढ़ावा देते हैं कनाडा के अंदर और भारत के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, उनका जो वोट बैंक है वो ट्रूडो की सरकार को सस्टेन करवाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ट्रूडो की सरकार को इस पार्टी ने अपने 12 या 15 एमपीज़ के द्वारा सपोर्ट करके इसको टिके रहने दिया। हालांकि कनाडा की पॉपुलैरिटी इंडेक्स में ट्रूडो एज ए प्राइम मिनिस्टर का जो वोटिंग या जो लाइकिंग है वो काफ़ी गिर गई है पहले से, और ट्रूडो हर तरह से अपनी साख को बचाने में लगे हैं और अपनी साख को बचाने के लिए जिस तरह के टूल्स का वो यूज़ कर रहे हैं वो शायद काफ़ी टाइम तक सराहनीय नहीं रहेंगे। जगमीत सिंह की एंट्री को ऑलरेडी भारत सरकार के इनपुट्स पर रशिया में बैन कर दिया गया, और इसी तरह के इनपुट्स जगमीत सिंह के बारे में और निज्जर के बारे में भारत सरकार ने 2016 में ही कैनेडियन गवर्नमेंट को दे दिए गए थे, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। अब इनके ऐसे और भी कई ग्रुप्स जो खालिस्तान समर्थक है और एंटी इंडिया हैं और आपस में राइवलरी में भी हैं जो कनाडा में एक्टिव हैं,
और ऐसा माना जाता है कि इस टाइप की किलिंग्स में उन ग्रुप्स का अपना काफ़ी ज़्यादा हाथ है। इधर फाइव आइज़ के नाम से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदस्य हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो आपस में इंटेल इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं और उनकी एक इंटेल इंफॉर्मेशन जो कहते हैं कि सिग्नल और ह्यूमन बेस्ड है, उसमें उनको ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि भारत सरकार के कुछ ऑफिसर निज्जर की किलिंग में इन्वॉल्व थे। हालांकि ऐसा कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है, बस इंटेल शेयर होने की बात आई है। देखते हैं आने वाले समय में ऐसे क्या होता है। हालांकि यूएन की एक मीटिंग में जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि कुछ कंट्रीज़ जो डबल स्टैंडर्ड्स पर काम कर रहे हैं, एक तरफ तो एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट को अपने देश में पनाह देते हैं और दूसरी तरफ एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रिमूव करने की अलग अलग संगठनों में जाकर कोऑपरेशन की बातें करते हैं। तो इस तरह से ड्यूअल स्टैंडर्ड्स या डबल स्टैंडर्ड्स वाले देशों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। भारत सरकार ने ऑलरेडी वीज़ा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं और एक खलबली स्टूडेंट्स के ग्रुप में, एक्सपोर्टर्स में और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके कनाडा में व्यापार चल रहे हैं के बीच हो रही है। स्टूडेंट्स ने दूसरे डेस्टिनेशंस में अपने एडमिशन्स को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि अभी ये संबंध कनाडा और इंडिया के जो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये अभी और एग्रावेट होंगे या और कम होंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे कि कोई भी कंडीशन फेवरेबल हो सके। ऐसा एक मीडिया में सुना जा रहा है कि शायद कनाडा से इंडिया जाने वाली फ़्लाइट्स पर भी कुछ असर आने वाले समय में पड़ सकता है, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन किसी भी एंगल से नहीं है। ये सत्य है या न्यूज़ की नहीं, लेकिन ऐसा सुना गया है कि वीज़ा के बाद अब नेक्स्ट स्टेप फ़्लाइट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने का हो सकता है। ये सब अभी एजम्पशन के तौर पर ही है।